आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे RBSc क्लास 10 की सेकेंड बुक रिसोल्यूशन का यूनिट नंबर 2 बोली का चैप्टर नंबर 2। अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी। All the girls squared out of the classroom, जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां तेजी से अपनी कक्षाओं से बाहर आई। But बोली did not leave her corner, लेकिन बोली ने अपनी यानी वो कोने का स्थान या जगह नहीं छोड़ी। यानी सभी लड़कियां तो जैसे स्कूल की घंटी बजी छुट्टी हुई सभी कक्षाओं में से बाहर आ गई, लेकिन बोली उसी कॉर्नर पर यानी उसी कोने में बैठी रही। हर हेड स्टिल लोअर, और अभी तक उसका सिर नीचे झुका हुआ था। सिर भी नीचे झुका हुआ था और उस कोने में केवल वो बैठी थी। She kept on sobbing, सोबिंग यानी सिसकियां, और अभी तक वो सिसकियां ले रही थी। यानी जब हम रोने के बाद में जिस प्रकार से हम सिसकियां लेते हैं यानी उसी प्रकार से वो अब रो तो नहीं रही थी, लेकिन वो अब सिसकियां ले रही थी। बोली, ये बोला था टीचर ने, जो अध्यापिका कक्षा में थी उसने बोला था। बोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, अध्यापक की आवाज बहुत ही शांत और कोमल थी। सॉफ्ट मुलायम या कोमल। अध्यापक की जो आवाज थी जैसी उसने बोला था बोली, यानी वो बहुत ही शांत आवाज में बोली थी अध्यापिका। वो कोई डरा धमका नहीं रही थी, बहुत ही उसने कोमलता के साथ या बहुत ही उसने मधुरता के साथ बोला था। बोली, इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसने अपने पूरे जीवन में ऐसे कभी बुलाते हुए नहीं सुना। यानी इतने प्रेम से जितना अध्यापिका ने बोला था बोली, उतना प्रेम से अभी तक अपने जीवन में कभी भी उसने किसी को भी बुलाते हुए नहीं सुना। इट टच्ड हर हार्ट, जो प्रेम से उसने बोला था टीचर ने, वो बात बोली के हृदय को छू गई। उसको लगा वास्तव में यह अध्यापिका इतनी अच्छी है, इसने कितने मुझे प्रेम से मेरा नाम लिया या कितने प्रेम से मुझे बुलाया। गेट अप, और फिर आगे और वो अध्यापिका बोलती है, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा, गेट अप, खड़ी हो जाओ। वो बहुत ही प्रेम से बोल रही थी अध्यापिका। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये आदेश नहीं था। जैसे कि आपको बताया कि टीचर क्या करते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन उस अध्यापिका ने वो आदेश की तरह नहीं कहा था कि खड़े हो जाओ। उसने बहुत ही प्रेम से बोला था, खड़ी हो जाओ, ये आदेश की तरह नहीं था। बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशंस, फ्रेंडली यानी मित्रवत, सजेशंस यानी सुझाव, लेकिन ये केवल एक मित्रवत सुझाव की तरह था। यानी एक जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र को बोलता है, उस प्रकार से उस अध्यापिका ने बोली को कहा था। बोली, खड़ी हो जाओ, बहुत ही प्रेम से बोला था। बोली गॉट अप, और जैसे ही ये बात उसके हृदय को लगी, बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, फिर अध्यापिका कहती है, अब मुझे अपना नाम बताओ। चलिए नेक्स्ट पेज। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर फुल बॉडी, स्वीट यानी पसीना और ब्रोक आउट यानी चलने लगा। हर फुल बॉडी यानी पूरे शरीर पर। अब पसीना बोली के पूरे शरीर पर छलकने लगा, यानी उसको बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगा। क्यों? वो थोड़ी सी डरी हुई थी।
Would her stammering tongues again disgrace her? और उसने सोचा कि कहीं पर फिर मेरी जीभ लड़खड़ाने नहीं लग जाए, यानी मैं वापस हकलाने नहीं लग जाऊं। For the sake of this kind woman, और वास्तव में ये तो बहुत ही दयालु महिला प्रतीत होती है। However, फिर भी she decided to make a effort, फिर भी उसने एक प्रयास किया, यानी अपना नाम बताने की उसने कोशिश की। She had such a soothing voice, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही शांत है। She would not laugh at her, और वे शायद उस पर नहीं हंसेगी। फिर बोली, ये सोच रही है कि वास्तव में ये तो बहुत ही मुझे प्रेम से बोल रही है, शायद अगर मैं हकलाऊंगी तो भी शायद ये महिलाएं, यानी ये जो अध्यापिका है, ये शायद मुझ पर नहीं हंसेगी, ये ऐसा सोचती है और फिर अपना नाम बताने की कोशिश करती है। बे बे बो बो। She began to stammer, यानी वो बे बे बो बो बोलती है और फिर वो हकलाने लग जाती है। She began to stammer, stammer यानी हकलाना, और began यानी शुरू होना, और वे फिर हकलाने शुरू हो जाती है। Well done, the teacher encouraged her, encouraged यानी प्रोत्साहित करना या हिम्मत बढ़ाना। The teacher encouraged her, अध्यापिका ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। Well done, बहुत अच्छा। जैसे उसने बोला था बे बे बो, तो अध्यापिका फिर बोलने लगी बहुत अच्छा, उसको प्रोत्साहित कर रही थी। Come on now, अब मुझे अपना पूरा नाम बताओ। The full name, बे बे बो बोली, यानी फिर वो हकलाते हुए फिर अंत में बोलती है बोली। At last she was able to say it, और आखिरकार वे इसे कहने में समर्थ हुई। And felt revived as if it was great achievement, और जैसे उसने अपना पूरा नाम बता दिया, उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया हो। जैसे वो पूरा नाम बता पाई, उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऐसा महसूस किया कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया हो, उसको बहुत अच्छा लगा था। वेल डन। फिर अध्यापिका कहती है बहुत खूब या बहुत बढ़िया। द टीचर फेटेड हर affectionately and said, फिर अध्यापिका ने स्नेहपूर्वक, affectionately यानी स्नेहपूर्वक, और पेटेड यानी थपथपाया। अध्यापिका ने स्नेहपूर्वक उसे थपथपाया और कहा, Put the fear out of your heart. Put the fear out, डर को बाहर निकाल दो। Of your heart, तुम्हारे हृदय से। फिर अध्यापक कहती है तुम्हारे हृदय में से ये जो डर है, इस डर को बाहर निकाल दो। And you will be able to speak like everyone else, और तुम भी सभी की तरह बोलने में समर्थ हो पाओगी। फिर अध्यापिका कहती है कि जो तुम्हारे अंदर यानी तुम्हारे हृदय में जो डर है, इस डर को तुम बाहर निकाल दो, और फिर जब तुम अपने हृदय से डर को बाहर निकाल दोगी, तब तुम भी सभी की तरह बोलने में समर्थ हो पाओगी। बोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली, बोली ने जैसे कि ये पूछने के लिए क्या वास्तव में, जैसे ही अध्यापिका ने कहा था ना कि तुम भी सभी की तरह बोलने में समर्थ हो पाओगी, तो एकदम बोली अध्यापिका की तरफ देखती है और इस प्रकार से देखती है जैसे वो उसको पूछ रही है। वास्तव में वो बोल नहीं रही है, केवल वो इस प्रकार से देख रही है जैसे वो पूछना चाह रही है। रियली, वास्तव में। यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये बहुत ही आसान है, हाँ ये तो बहुत ही आसान है कि तुम सभी की तरह बोल सकती हो। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, इसके लिए तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोली नोडिड,
नोडिड का मतलब होता है हाँ की स्थिति में गर्दन हिलाना। तो बोली हाँ की स्थिति में गर्दन हिलाती है, यानी वो कहती है हाँ, वो बोलती नहीं हाँ मैं आऊंगी, ऐसा नहीं बोलती है वो केवल अपनी गर्दन हिला करके कहती है हाँ। नो से इट अलाउड, तो जैसे वो गर्दन से इशारा करती है हाँ, तो अध्यापिका कहती है नो नहीं, से इट अलाउड नहीं, जोर से कहो, यानी गर्दन से इशारा मत करो, तुम जोर से बोलो। तो वो कहती है ये यस हाँ। एंड बोली हर सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। एस्टोनिश्ड यानी बहुत चका, और बोली स्वयं को बहुत चका पाती क्योंकि वो ये कहने में समर्थ हो पाई। बोली खुद को विश्वास नहीं था कि मैंने नाम भी बता दिया और मैंने यस यानी हाँ भी एकदम क्लियर बोल दिया, उसको स्वयं को विश्वास नहीं हो रहा था। वो स्वयं एस्टोनिश्ड यानी बहुत चकी रह गई थी कि मैं इतनी स्पष्ट बोलने में समर्थ हो पाई। डिड नॉट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ये अब पुस्तक लीजिए। वो अध्यापिका कहती है The book was full of nice pictures and the pictures were in colors: dog, cat, goat, horse, sparrow, tigers and a cow just like Lakshmi, and with every picture was one in black letters। और उस जो पुस्तक के लिए बोला था कि अब ये पुस्तक लीजिए, उस पुस्तक में क्या था? The book was full of nice pictures। उस पुस्तक में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी। वर इन कलर्स, और उन तस्वीरों में रंग भी भरे हुए थे, यानी वो रंगीन तस्वीरें थी। अब वो किन किन की तस्वीरें थी? कुछ यहाँ पर नाम दिए जा रहे हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और गाय बिल्कुल लक्ष्मी की तरह, यानी ये इस प्रकार के चित्र थे और बिल्कुल जो जानवर उसने देखे थे बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहे थे। एंड विथ एवरी पिक्चर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और प्रत्येक तस्वीर के साथ एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए कुछ शब्द भी थे, मतलब उनकी मीनिंग्स लिखी गई थी। जैसे आप नर्सरी क्लास में देखते भी हो, जैसे एप्पल बड़ा चित्र होता है और साथ में उसकी जो मीनिंग होती है, यानी इस प्रकार की वो एक किताब थी जो बोली को दी थी अध्यापिका ने। इन 1 month, 1 महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। अध्यापिका कह रही है बोली को 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में एबल यानी समर्थ हो जाओगी। देन, तब, आई विल गिव यू ए बिगर बुक। देन यानी तब, यानी जब तुम 1 महीने में इस किताब को पूरा पढ़ लोगी तब मैं तुम्हें, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें ए बिगर बुक, इसे भी एक बड़ी पुस्तक दूंगी। 1 महीने में जब तुम इस किताब को पढ़ लोगी तो उसके बाद मैं तुम्हें इसे एक बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वंस, और उसके बाद में उसे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और इस टाइम में तुम गांव में से सबसे अधिक सीख जाओगी, यानी जितने गांव के लोग पढ़े लिखे हैं उनसे अधिक तुम पढ़ी लिखे जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब तुम पर कोई हंसने में समर्थ नहीं हो पाएगा, फिर तुम पर कोई हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, और पीपल यानी लोग, और लिसन यानी सुनना, और लोग फिर सम्मान के साथ तुम्हें सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट ए स्लाइटेस्ट स्टम्बर, और फिर तुम बिना किसी हकलाहट के बोलने में समर्थ हो पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? वो कह रही अब तो तुम समझी। नाउ, अब गो होम, घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी वापस आना। अर्ली यानी जल्दी, टुमारो
टुमारो यानी कल, और मॉर्निंग यानी सुबह। कल सुबह जल्दी वापस आना, ये बात बोली थी अध्यापिका ने बोली से। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। बोली ने ऐसा महसूस किया जैसे अचानक गांव के मंदिर की जैसे गांव के मंदिर की घंटियां बजने लग गई हो। एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हेड ब्लॉम्स इनटू बिग रेड फ्लावर। और जैसे स्कूल के अहाते में लगे वो वृक्ष के जैसे मानो उसके ऊपर लाल रंग के फूल खिल गए हो। हर हार्ट वाज थ्रोविंग विथ ए न्यू होप। और अब उसका हृदय एक नई आशा के साथ में धड़कने लगा। एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के तौर पर। तो चलिए, ये बात हुई थी जब बोली स्कूल में गई थी पहले दिन। उसके बाद में कह रहा है डेज द इयर्स पास, फिर कई वर्ष बीत गए। यानी फिर बोली हमेशा स्कूल जाती और कुछ ना कुछ वो सीखती, और इस प्रकार से समय बीतता गया। बोली पढ़ती लिखती आगे बढ़ती गई, और ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब फिर क्या हुआ था, यानी यहाँ पर कुछ थोड़ा लीक दिया हुआ है, यानी ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब क्या हुआ था, जो गांव था बोली का, द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन। जो बोली का गांव था वो अब एक छोटा कस्बा बन गया था। यानी कितना चेंजिंग हुआ था, क्या हुआ था, वो बात आ रही है कि जो गांव था वो अब एक कस्बे में बदल गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। और जो एक छोटी प्राथमिक विद्यालय थी वो एक उच्च विद्यालय में बदल गई या बन गई। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन सेंट। और अब एक टीन के नीचे सिनेमा घर भी था। यानी अब उस गांव में एक क्या लग गया था, सिनेमा घर लग गया था। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, कॉटन रुई और कॉटन एक जो हमारे खेतों में फसल होती है कपास, यानी और वहां पर एक कपास को बुनने वाली मिल यानी उद्योग भी लग गया था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और उस मेल, ये एक ट्रेन का नाम है, और वो मेल रेलगाड़ी का अब रेलवे स्टेशन पर ठहराव भी हो गया था। वन नाइट, एक रात, दिन आफ्टर डिनर। अब चलिए, ये बात गांव की आपको बताई गई थी, यानी गांव में क्या बदला हुआ था और काफी वर्ष बीतते गए। क्यों? वो प्राइमरी स्कूल कब खुली थी? जब बोली 7 वर्ष की थी, या दूसरी भाषा में जब मंगला का विवाह था। तो 7 वर्ष की उम्र में उसे स्कूल भेजा गया था बोली को, और कई वर्ष बीत गए। बोली पढ़ती लिखती आगे बढ़ती गई। अब कई वर्ष बीत गए, यानी 10-12 वर्ष हो गए, तो बोली भी काफी जवान हो गई थी। तो ये कह रहा है वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। फिर रामलाल कहता है अपनी पत्नी से, तब तो मुझे बिशंबर का जो प्रपोजल यानी प्रपोजल प्रस्ताव, जो बिशंबर का जो प्रस्ताव है वो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तब तो मुझे बिशंबर का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। ये रामलाल कहता अपनी पत्नी से। अब कैसा प्रस्ताव था, क्या था, ये आगे हम जानेंगे। तो उसकी पत्नी क्या कह रही है इस पर? यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। उसकी पत्नी भी कहती है हाँ, निश्चित रूप से तुम्हें बिशंबर का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। उसकी पत्नी मतलब रामलाल की पत्नी ने कहा रामलाल से कि हाँ, तुम्हें निश्चित रूप से ही वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। अब वो प्रस्ताव कैसा था, अब आगे जानते हैं। बोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू
टू ब्राइड्स रूम। बोली तो इस प्रकार का दूल्हा पाकर के वास्तव में भाग्यशाली होगी। मतलब वो प्रस्ताव कैसा था? शादी का प्रस्ताव था। ये विशंबर एक व्यक्ति है जो इसने प्रस्ताव रखा था कि मैं आपकी बेटी यानी बोली के साथ में शादी कर सकता हूँ, ये प्रस्ताव था। और फिर ये अपनी पत्नी से पूछता है कि ये जो प्रस्ताव रखा है ये मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसकी पत्नी भी कहती है हाँ, और बोली तो स्वयं भाग्यशाली होगी इस प्रकार का दूल्हा पाकर के। ब्राइड्स रूम यानी दूल्हा, लकी यानी भाग्यशाली, और गेट यानी प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट पेज। और आगे क्या कहती है? बोली कि माताजी या रामलाल की पत्नी, ए बिग शॉप, एक उनकी बड़ी दुकान भी है। बिग शॉप बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ओवन, और उन स्वयं का घर, यानी उनका घर भी स्वयं का है, वो किराए पर नहीं रहते हैं, उनका स्वयं का घर है। एंड आई हियर, और मैंने ये भी सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, कि कई हजारों उनके बैंक में पैसे भी हैं। वो कह रही है इस प्रकार का दूल्हा तो पाकर के बोली स्वयं भाग्यशाली होगी। क्यों? उनकी एक बड़ी दुकान है, स्वयं का घर है, और मैंने तो सुना है कि कई हजार बैंक में उनके पैसे भी जमा है। मोर ओवर, और इससे ज्यादा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, डावरी यानी दहेज, और इससे ज्यादा तो वे दहेज के बारे में भी नहीं पूछा, और वो दहेज भी नहीं चाहते हैं। डावरी यानी दहेज, और वो हमसे दहेज भी नहीं चाहते हैं। इससे और अच्छी बात क्या होगी? ये बात कह रही है रामलाल की पत्नी रामलाल से। दैट इज राइट, ये सही है, बट ही इज नॉट सो यंग। अब रामलाल कह रहा है ये बातें, दैट इज राइट, ये सही है, बट लेकिन ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान नहीं है। यू नो, तुम तो जानती हो, रामलाल कह रहा अपनी पत्नी से, तुम तो जानती हो कि ये सही है, लेकिन वो इतना जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो तो लगभग मेरी उम्र का है। जो विशंबर था वो किसकी उम्र का था? रामलाल की उम्र का था, और उसकी शादी किसके साथ करनी थी? बोली के। तो वो जो रामलाल कह रहा है कि वो इतना जवान नहीं, वो तो मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लेम्स, और उसके कुबड़ भी निकली हुई है। लेम्स यानी कुबड़, और उसके कुबड़ भी निकली हुई है। मोर ओवर देन चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफी बड़े हो गए। ये बात कह रहा है रामलाल अपनी पत्नी से कि उसकी जो पहली पत्नी थी उसके भी जो बच्चे थे वो काफी बड़े हो गए। तो अब उसकी पत्नी क्या कह रही है वापस रामलाल की? सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ? रामलाल की पत्नी कह रही है रामलाल से, तो क्या हुआ? हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी ने प्रत्युत्तर दिया, 45 और 50, 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती। यानी वो अगर 45 या 50 वर्ष का है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक व्यक्ति के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम तो स्वयं भाग्यशाली हैं। दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से हैं। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक्स मार्क, और वो चेचे के धब्बों के बारे में नहीं जानते। नो यानी जानना, अबाउट यानी के बारे में, और पॉक्स मार्क्स यानी चेचे के धब्बे। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसके बोलापन के बारे में। हम तो स्वयं भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है, यानी हमारे इस गांव का नहीं है, इसलिए ना तो उसे के चेचे के धब्बों के बारे में और ना ही बोलापन के बारे में उसे पता है। इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तब शायद वे अपने पूरे जीवन अनमेरिड यानी अविवाहित, वे अपने पूरे जीवन में अविवाहित ही रह सकती है।
ये बात कहती है फिर रामलाल की पत्नी रामलाल से। यस, हाँ। अब फिर रामलाल कह रहा है हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। रामलाल कह रहा है कि चलो हम तो ये मान लेते हैं, लेकिन भोली क्या कहेगी। तो उसकी पत्नी कह रही है, रामलाल की पत्नी कह रही है, व्हाट विल दैट वीटलेस वन से, शी इज लाइक ए डम्ब काउ। वे मूर्ख क्या कहेगी, वे तो एक गूंगी गाय के समान है, यानी वो तो एक गूंगी गाय के समान है। वो मूर्ख क्या कहेगी, मे बी यू आर राइट मेट्रेड रामलाल, तुम शायद सही कह रही हो। रामलाल बड़बड़ाया, मेट्रेड यानी बड़बड़ाना, यानी धीरे से कि कहना, बड़बड़ाना यानी एक दूसरे से बोली बड़बड़ा रही थी, वो नहीं, यानी वो फुसफुसाते हुए, यानी हल्की आवाज में उसने वापस बोला, शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आहते, आहते के दूसरे कोने में। अब जैसे ये बात कर रहे थे बोलिए रामलाल और रामलाल की पत्नी, तो उसी आहते के दूसरे कोने में बोली ले अवेक ऑन हर कोट, बोली अपनी चारपाई पर जगी हुई लेटी थी। ले यानी लेटना, वो लेटी हुई तो थी, लेकिन वो अवेक, अवेक यानी जगी हुई, यानी उसे नींद नहीं आई हुई थी। चारपाई पर वो लेटी हुई थी, लेकिन वो जगी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कंजर्वेशन, विस्पर यानी फुसफुसाना, यानी हल्की आवाज में बात करना, और कंजर्वेशन यानी वार्तालाप या बातचीत। और वे अपने माता पिता की जो हल्की आवाज में बातचीत हो रही थी, उस बातचीत को बोली सुन रही थी। विशंबरनाथ was a well-to-do grocer. विशंबरनाथ एक अच्छा पंसारी है। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. और वे एक बड़े मित्रों के समूह के साथ और रिश्तेदारों के साथ शादी के लिए आया। तो चलिए अब यहाँ पर विशंबरनाथ के साथ फिर भोली का विवाह तय कर दिया जाता है। और फिर जब विवाह होता है, यानी जब वो बारात लेकर के आते हैं, तो विशंबरनाथ के बहुत सारे मित्र और रिश्तेदार उस बारात में शामिल होते हैं। बिग पार्टी यानी बड़ा समूह, ऑफ फ्रेंड यानी मित्र, एंड रिलेशन, रिलेशन यानी रिश्तेदार, यानी उसके मित्रों का बड़ा समूह और रिश्तेदारों का एक बड़ा समूह विवाह में आता है। ए ब्रास बैंड फ्लाइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म एडिट ऑफ द प्रोसेस। ए ब्रास बैंड एक बैंड बाजे वाले प्रसिद्ध भारतीय फिल्मों का संगीत गुनगुना रहे थे। जैसे कि आपको पता भी है कि जैसे कोई शादी विवाह होती है तो शहनाई या जो बैंड बाजे बजाए जाते हैं, तो उसमें जो भारतीय फिल्मों के कोई गानों को गुनगुनाया जाता है, तो उसी प्रकार के यानी बैंड बाजों पर भारतीय फिल्मों के गाने गुनगुनाए जा रहे थे। विथ द ब्राइड्सग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, ब्राइड्सग्रूम यानी दूल्हा, राइडिंग यानी सवार, डेकोरेटेड यानी सजा हुआ, हॉर्स यानी घोड़ा, और जो दूल्हा था यानी जो विशंबरनाथ था वो एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। यानी आगे आगे बैंड बाजे वाले चल रहे थे और उसके आसपास में रिश्तेदार और मित्रों का समूह, और उसके बाद दूल्हा सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल बहुत ही ज्यादा खुश था ये दृश्य देख करके। जब उसने इस प्रकार से बारात को आते हुए देखा तो रामलाल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। He had, वो खुश क्यों हुआ था? He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने he had never, never यानी कभी नहीं, dreamed यानी सपने में,
उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि that his fourth daughter, कि उसकी चौथी पुत्री कौन थी? बोली या सुलेखा। उसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी चौथी पुत्री यानी बोली की शादी इतने धूमधाम से होगी, ग्रैंड वेडिंग, बड़े धूमधाम से इतनी शादी होगी, ये कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बोलीज एल्डर सिस्टर, बोली की बड़ी बहनें, who had come for the occasion, जो इस समारोह में शामिल हुई थी, were envious of her luck, जो उसके भाग्य को जिम्मेदार बता रही थी। तो यानी जो बड़ी बहनें इस समारोह में शामिल हुई थी वो ये बोल रही थी कि ये इसका भाग्य है कि इसकी शादी इतने धूमधाम से हो रही है। When the auspicious moment came, जब एक पवित्र क्षण आया, the priest said, तो पंडित या पुजारी ने कहा, priest यानी पंडित या पुजारी, जब पवित्र क्षण आया यानी जब मंडप का समय आया था, जब पति पत्नी को फेरे लेने थे, यानी वो क्षण जब आया, जब दूल्हा मंडप के पास आया, तो पुजारी ने कहा या पंडित ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, ब्रिंग यानी लाना और ब्राइड यानी दुल्हन, दुल्हन को लाओ। जब मंडप पर दूल्हा आ गया तो पंडित ने कहा कि दुल्हन को लाइए। बोली ग्लैंड इन रेड सिलिकन फ्रेंडल ड्रेस, बोली लाल रेशमी पोशाक या वस्त्रों में थी, और बोली ने जो दुल्हन की जो पोशाक होती है वो लाल रंग की रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। Was led to the bride's palace near the sacred fire, जब दुल्हन को पवित्र आग यानी जब मंडप में जो आग होती है, जब उस दुल्हन को उस आग के पास लाया गया, यानी जब वो मंडप में आई, बोली गारलैंड द ब्रेस, दुल्हन को वरमाला दो। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रमोटेड बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ के मित्रों में से एक ने कहा, जब दुल्हन मंडप में आई तो जो बिशंबर नाथ के जितने भी मित्र थे उन मित्रों में से एक ने बोला कि दुल्हन को वरमाला पहनाओ। द ब्राइड्स रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ब्राइड्स रूम यानी दूल्हा, लिफ्टेड यानी उठाई, जब दूल्हे ने येलो यानी पीले और मैरीगोल्ड यानी गेंदे, जब दूल्हे ने पीले गेंदों की फूलों से बनी वरमाला को उठाया। ए वुमेन स्लिप बैक द सिलिकन वेल, वेल यानी घूंघट और सिलिकन यानी रेशमी, तब एक महिला ने उस रेशमी घूंघट को स्लिप बैक पीछे खिसका दिया। जैसे ही दूल्हा वरमाला पहनाने लगा तो वहां पर कोई एक महिला, ए वुमेन, वहां पर कोई एक महिला खड़ी थी जिसने बोली के चेहरे से उस रेशमी घूंघट को, VEIL वेल यानी घूंघट, उस घूंघट को ब्राइड्स फेस दुल्हन के चेहरे से पीछे खिसका दिया। बिशंबर टुक ए क्वाइट ग्लेंस, बिशंबर टुक ए क्वाइट ग्लेंस, ग्लेंस का मतलब है तिरछी नजर या चुराती हुई नजर। जैसे ही दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे हटा तो बिशंबर नाथ ने चुराती हुई नजर से उसके चेहरे की तरफ देखा। द गारलैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड, और वरमाला जैसे उसके हाथ में ही मानो रुक गई। जैसे ही उसने चेहरे पर नजर डाली तो बिशंबर नाथ के जो हाथ में वरमाला थी वो वहीं रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, फिर दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट चेहरे तक वापस खींच लिया। फुल यानी खींचना, और फिर दुल्हन ने वापस अपना घूंघट खींच लिया। Have you seen her? क्या तुमने उसे देखा? Said बिशंबर नाथ to the friend next to him. अब फिर बिशंबर नाथ कह रहा है, said बिशंबर, अब बिशंबर ने कहा to the friend next to him,
जो उसके पास खड़ा था मित्र से, यानी विशंबरनाथ अपने पास में खड़े मित्र से कह रहा है, क्या तुमने उसे देखा? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो चेचक के धब्बे हैं। ये बात बोली थी विशंबरनाथ ने अपने मित्र से, यानी जैसे उसका घूंघट पीछे खिसका तब उसने कहा कि क्या तुमने उसे देखा? उसके चेहरे पर तो चेचक के धब्बे हैं। सो व्हाट, तो उसका मित्र वापस उत्तर दे रहा है, तो क्या हुआ? सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी इतने जवान नहीं हो। तो उसका मित्र कह रहा है, तो क्या हुआ? तुम भी इतने जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है। बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं इसके साथ में शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, तो उसके पिता ने फिर मुझे 5000 रुपये देने होंगे। जैसे ही चेचक के धब्बे दिखाई दिए तो विशंबरनाथ कह रहा है कि यदि मैं इसके साथ शादी करता हूं तो इसके पिता ने मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड फेलेस हिज टर्बन, रामलाल उसके पास जाता है और अपनी टर्बन यानी पगड़ी, और अपनी पगड़ी रखता है, हिज होनर, उसके सम्मान में, एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में। यानी कि रामलाल जाता है और अपनी पगड़ी उतार करके विशंबरनाथ के पैरों में सम्मान के लिए अपनी पगड़ी रखता है। डू नॉट हम्बिलेट मी सो, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लीजिए। और फिर रामलाल कहता है, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए और आप 2000 रुपये ले लीजिए। तो विशंबर कहता है, नो, नहीं, 5000, नहीं, 5000, और वी गो बैक, और अन्यथा हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को रखो। बी ए लिटिल कॉन्सिडरेंट प्लीज इफ यू गो बैक, और फिर जो रामलाल उसे निवेदन करता है, उसे याचनाएं करता है और कहता है, कृपया यदि आप वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा सकता। यदि आप वापस चले जाओगे तो मैं गांव में किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा सकता। ये बात बोलता है